हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया ने अभी तक 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए हैं। वन वाज इन 1974 एंड द सेकंड वन वाज इन 1998। और 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अंडर दिस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में 3 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बताया था कि ये जो एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स है, दीज एक्सप्लोजन्स आर ओनली एंड ओनली पीसफुल। कि हम इन एक्सप्लोजन्स के बाद जो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार आएंगे उनका इस्तेमाल हम किसी की डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सेल्फ सफिशेंसी और अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को दूर करने के लिए कर रहे हैं। दैट इज़ वाई द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी कॉल्ड दीज एक्सप्लोजन्स एज द पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। और ये एक्सप्लोजन्स जो अंडर स्माइलिंग बुद्धा हुए थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, वो सारे और सारे वेयर बेस्ड ऑन प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स थे। और ये तीनों के तीनों जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे दैट वेर बेस्ड ऑन फिशन डिवाइसेस। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद उसके यील्ड को देखा जाता है और उस यील्ड को एक्सप्रेस किया जाता है किलोटन्स में। किलोटन्स विद रेस्पेक्ट टू ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या आपको पता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन के बारे में? मैं आपको बता दूं, ये है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। CH3 ग्रुप रहता है एक, और 3 नाइट्रो ग्रुप्स रहते हैं, NO2 और यहाँ पे NO2। तो ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ऑलराइट, तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, मैं आपकी यहाँ पे शक्ल बनाता हूँ इसकी। दिस इज़ ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, इसको एक्सप्लोसिव्स में ही यूज़ किया जाता है। और इस ट्राई नाइट्रोटोलुइन से कितनी एनर्जी मिलती है इन टर्म्स ऑफ किलोटन्स, यानी कि अगर हमने 1 किलोटन ट्राई नाइट्रोटोलुइन का इस्तेमाल किया, उस 1 किलोटन ट्राई नाइट्रोटोलुइन से कितनी एनर्जी मिली, उसी एनर्जी को हम एज रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द यील्ड इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है। अगर हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया और उस टेस्ट में हमने 55 किलो का न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल किया, और उस 55 किलो के न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद जो हमें एनर्जी मिली दैट इज़ X। ठीक है, और यही X एनर्जी अगर हमें मिलती है अगर हम 10 किलो टन्स ऑफ ट्राई नाइट्रोटोलुइन का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस 55 किलो के न्यूक्लियर मटेरियल के यील्ड को डिफाइन करेंगे एज 10 किलो टन्स, यानी कि उतनी ही एनर्जी जितनी हमें मिलती 10 किलो टन ऑफ ट्राई नाइट्रोटोलुइन से। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हमारे पास लेट्स सपोज दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम 20 किलो टन की। अगर मैं बता दूं हमने न्यूक्लियर फिशन का एक टेस्ट कंडक्ट किया, या हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, उस न्यूक्लियर टेस्ट में हमें जो यील्ड मिला दैट इज़ 20 किलो टन्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उतना ही यील्ड मिला है जितना हमें मिलता 10 या 20 किलो टन्स ऑफ ट्राई नाइट्रोटोलुइन से। ठीक है, 1 किलो टन अगर हमें यील्ड मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उतनी ही एनर्जी मिली जितनी हमें मिलती 1 किलो टन ऑफ ट्राई नाइट्रोटोलुइन के जलने से। ठीक है, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, एक कंट्री के पास अगर अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, बट न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, उसके लिए न्यूक्लियर मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इंडिया के पास तब नहीं थे। कब? जब उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में। तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्राप्त करने के बाद अब नेक्स्ट चैलेंज जो इंडियन गवर्नमेंट के पास था दैट वाज द क्रिएशन ऑफ दीज न्यूक्लियर मिसाइल्स। अब 1980 में जो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोनाउंस किया गया था, इस प्रोग्राम के अंडर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स को परस्यू किया गया, बनाया गया। लाइक कौन कौन सा? पृथ्वी,
त्रिशूल, आकाश और नाग। अब इन 4 टाइप्स के मिसाइल्स को आप खुद देख लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है नहीं अभी, और हमारा टॉपिक भी नहीं है यहाँ पे उनको डिस्कस करने का। बट मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि 4 टाइप्स के जो मिसाइल बनने थे, उनमें से अग्नि और पृथ्वी जो 2 टाइप्स के मिसाइल्स थे, दीज वेयर न्यूक्लियर कैपेबल। ठीक है। और बिसाइड्स दैट हमारे पास इंडिया में अभी ब्रह्मोस, सागरिका, निर्भया, ये वो टाइप्स के मिसाइल्स है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब इंडिया ने पहली बार इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर पहला पृथ्वी मिसाइल टेस्ट फायर किया 1988 में, और उसके बाद अग्नि मिसाइल 1989 में टेस्ट फायर किया, तो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है ना, MTCR जिसको बोलते हैं, ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, MTCR। तो ये MTCR का रिस्पॉन्स था, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को फॉर एनी टेक्नोलॉजी दैट वुड हेल्प इंडिया इन इट्स मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि अब ये कंट्रीज़ को खतरा लगता था कि मतलब इंडिया जैसी गरीब कंट्री भी अब मिसाइल बनाएगी क्या, ये भी अब न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन जाएगी क्या। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, यानी कि MTCR की रिस्ट्रिक्शंस को काउंटर करने के लिए, जो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसकी टीम ने एक कंसोर्टियम या एक ग्रुपिंग बनाई DRDO लेबॉरेटरीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, कि हम ये सारी चीज़ें इंडिजिनियसली इंडिया में ही बनाएं। जो टेक्नोलॉजी की रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाई गई हैं बाय दीज कंट्रीज़ विच अंडर दिस MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, इन रिस्ट्रिक्शंस को काउंटर करने के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की टीम ने एक कंसोर्टियम बनाया ऑफ DRDO लेबॉरेटरीज़, इंडस्ट्रीज़ एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, सो दैट ये सारे कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स को ये यहाँ पे ही बनाए इंडिजिनसली इंडिया में ही। इस वजह से चूँकि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था मिसाइल डेवलपमेंट का, ये थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि हमें बाहर से जो टेक्नोलॉजी मिलनी थी वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो इस वजह से बाद में जो कि हमारा जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, दैट स्लोड अ बिट, बट इंडिया ने बाद में इंडिजिनसली डेवलप किया उन सारे रिस्ट्रिक्टेड कंपोनेंट्स को, जो रिस्ट्रिक्टेड कंपोनेंट्स डिनाई किए गए थे बाय द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम या बाय MTCR। ठीक है। तो ये हर्डल थे हमारे इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के सामने एट दैट टाइम इन 1980s। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब 1974 में, इन रिस्पॉन्स टू द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। आपको मैंने ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर्स में बताया है कि NSG क्या है और NSG क्यों बना। NSG was formed in response to the nuclear tests conducted by India in 1974। और ये NSG एक ऐसा कार्टेल है जिनका पर्पस है टू कंट्रोल ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और अगर अब कोई country is looking for this technology, then they have to fulfill, first they have to be the members of NSG, and for that they have to fulfill 2 conditions। that पहला, उनको साइन करना पड़ेगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपको ऑलरेडी पता है NPT क्या है, और अडॉप्ट करना पड़ेगा फुल स्कोप सेफ गार्ड। ठीक है। बट आपको ऑलरेडी पता है सेफ गार्ड एग्रीमेंट क्या है और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, आपको ऑलरेडी पता है, इनको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करें यहाँ पे कि 1974 में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें हुई। हमने जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया, उसके रिस्पॉन्स में भी कैसे वर्ल्ड ने रिएक्ट किया। आपको पता है MTCR ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया टेक्नोलॉजी देने से, और NSG का फॉर्मेशन हुआ, और इस NSG ने मना कर दिया कि भाई हम किसी भी ऐसी कंट्री को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं
जो कंट्री हमारा ग्रुप नहीं है, हमारे ग्रुप के अंदर नहीं है या एनएसजी का पार्ट नहीं है। और एनएसजी का पार्ट बनने के लिए आपको दो चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। एक तो आपको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी और दूसरा आपको सेफगार्ड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब इंडिया ने इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया है। 8 सितंबर 2008 में एनएसजी ने इंडिया को एक स्पेशल क्लीन वेवर दिया, यानी कि इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने बताया कि इंडिया को एज एन एक्सेप्शन मान के हम इनको ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्योंकि एनएसजी ने उस टाइम पे ये बताया था कि कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स हम इंडिया को एक एक्सेप्शन मान के, क्योंकि इंडिया जो है that is actually very much committed for the use of this technology for civilian purposes, इसी वजह से इंडिया को एनएसजी की तरफ से 2008 में एक स्पेशल क्लीन वेवर दिया गया। और इंडिया एक अकेली कंट्री है जिनको ये एग्जेम्पशन मिला है फ्रॉम एनएसजी। ये रही बात ऑपरेशन बुद्धा की। अब हमने जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में कंडक्ट किया था उसको हमने ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया था। अब अंडर ऑपरेशन शक्ति इन 1998 इंडिया कंडक्टेड 5 more nuclear tests in पोखरान। द रेस्पॉन्स ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी वाज दैट कि भाई तुम लोगों ने तो टेस्ट कर दिया बट आप लोगों का यील्ड जो था दैट वाज बिलो एक्सपेक्टेशंस। और इंडिया ने रिस्पॉन्स किया, नहीं, हमारा यील्ड का जो एक्सपेक्टेशन था, that was 43 किलोटन and we have obtained 43 किलोटन। अब आपको ऑलरेडी पता है किलोटन का मतलब क्या है। When we say 43 किलोटन यानी कि उतनी एनर्जी निकली है जितनी 43 किलोटन्स ऑफ ट्राई नाइट्रोटोलुइन से निकलती, उतनी ही हमारे इन न्यूक्लियर टेस्ट से निकली है अंडर ऑपरेशन शक्ति इन 1998। 1998 में अंडर ऑपरेशन शक्ति जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, ग्लोबल कम्युनिटी का उसमें क्रिटिसाइज़ होने के बाद उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने उनका पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। और उनके पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद वाजपेयी जी ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो हेड थे उस टाइम पे के सुब्रमण्यम, उनको बोला कि आप हमारे इंडिया के लिए एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन तैयार करिए। क्योंकि अब पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, तो इस वजह से वाजपेयी जी ने द देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो हेड थे के सुब्रमण्यम, उनको बताया कि आप एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन तैयार करिए इंडिया के लिए। एंड ये डॉक्ट्रीन को तैयार किया गया था 1999 में और पब्लिक इट वाज फॉर्मली अडॉप्टेड एंड मेड पब्लिक इन 2003। और इस डॉक्ट्रीन जो हमारे इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है, इसके प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन इसका नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब ये हुआ इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। अब देखो, इंडिया ने बोला है कि हम पहली कंट्री नहीं होंगे टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट एनीबॉडी और अगेंस्ट एनी कंट्री, मगर अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हम पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो हम रिटेलिएट करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स से। अब एक कंट्री की एबिलिटी होना टू सर्वाइव ए न्यूक्लियर अटैक देन कैरिंग आउट द न्यूक्लियर अटैक इज़ नोन एज सेकेंड स्ट्राइक, यानी कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी कंट्री में होनी चाहिए टू सर्वाइव ए न्यूक्लियर अटैक फर्स्ट देन रिटेलिएट अगेंस्ट दैट न्यूक्लियर अटैक। अब इस सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक कंट्री के पास न्यूक्लियर ट्रायड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के पास या किसी भी ऐसी कंट्री के पास जिसको सेकेंड स्ट्राइक कैरी आउट करनी हो, उसके पास कैपेबल होनी चाहिए, न्यूक्लियर कैपेबल, उनकी नेवी भी, एयरफोर्स भी और उनकी नॉर्मल आर्मी भी जो लैंड पे होती है, वो आर्मी भी कैपेबल होनी चाहिए टू कैरी आउट न्यूक्लियर अटैक्स। और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए in all of the three forces. So with the introduction of the INS Arihant, nuclear triad of India has been completed। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, INS Arihant के इंट्रोडक्शन के बाद इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हुआ। इंडिया इज़ वन अमंग द फ्यू कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि जो कैपेबल है
to carry out nuclear attacks from land, air as well as the oceans. ठीक है. अब India is capable of using submarine launched ballistic missiles like Sagarika, जिसका रेंज है 700 किलोमीटर एंड कैरीज न्यूक्लियर वॉरहेड्स. ठीक है. 2003 के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक क्लॉज ये भी था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर दूसरी कंट्री न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो या न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना हो, अगर दूसरी कंट्री ने उनके खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन का इस्तेमाल भी किया तो भी इंडिया रिटेलिएट करेगी विद न्यूक्लियर वेपन. ठीक है. और 2010 में हमारे इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उन्होंने बताया कि अगर एक कंट्री टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करती है अगेंस्ट इंडिया, देन ऑल्सो इंडिया विल रिटेलिएट विद स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स. 2014 में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन उसने प्रपोज किया कि इंडिया इज़ रेडी टू इंक्लूड दिस नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इन इट्स बायलैटरल एग्रीमेंट्स. जो हमारे न्यूक्लियर बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे उसमें भी हम ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है. ऑलराइट. देखो, अभी हमने बात की कि एट टाइम्स देयर इज़ ऑलवेज अ डिबेट इन आवर कंट्री दैट इंडिया शुड मूव फ्रॉम नो फर्स्ट यूज़ टू फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन. अगर इंडिया ऐसा करती है कि वो करंट डॉक्ट्रिन को चेंज करके फ़र्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करती है तो क्या होगा? देन इंडिया हैज़ टू एक्वायर अ लॉट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स. पहली बात, हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स होनी चाहिए. देन इंडिया हैज़ टू इंडल्ज इन आर्म्स रेस. तो हमें बहुत ज़्यादा अप टू मार्क रहना पड़ेगा विद द अपडेशन फॉर द अपडेशन ऑफ आवर न्यूक्लियर वेपन्स. पहली बात, हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए. दूसरी बात, हमें इंडिया को इंडल्ज होना पड़ेगा इन आर्म्स रेस. थर्ड, द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ टू टेक ए वेरी टफ डिसीजन of using these nuclear weapons that may result in humanitarian crisis. अब अगर आपके पास फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन है, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहली कंट्री हैं जो न्यूक्लियर अटैक करेंगी, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होंगी उनको एक टफ़ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंट्री पे आप न्यूक्लियर अटैक कराने वाले हो उस कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाली है. और इस वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इट वुड बी ए वेरी टफ कॉल एट in case we are adopting this first use doctrine. इसके बाद moreover, अगर दो countries are having first use policy, अगर दो countries के पास first use policy है, let's suppose पाकिस्तान के पास first use policy है और हमने भी अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज करके first use कर दिया, इसका मतलब ये हुआ it increases the probability of nuclear war. इस वजह से nuclear war की probability बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान वाले सोचेंगे वो अभी अटैक कर रहे होंगे, हम सोचेंगे कि पाकिस्तान वाले अभी अटैक कर रहे होंगे, तो इस वजह से द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज़ मोर. ऐसे हमने जो हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, तो पाकिस्तान निश्चिंत है कि नहीं, इंडिया पहला अटैक नहीं करेंगी, क्योंकि उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये है. जब हम अब फॉर्मली ये अनाउंस करेंगे और अडॉप्ट करेंगे कि हमारी अब ये हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है दैट इज़ ऑफ फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन या फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, तो उस केस में द वल्नरेबिलिटी ऑफ this and the probability of this nuclear attack is, it increases with both of the countries having first use policy. Instead of this कि हम फर्स्ट पॉलिसी की तरफ स्विच करें, फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की तरफ स्विच करें, इंडिया शुड फोकस ऑन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस. इसका मतलब ये हुआ दैट इंडिया शुड ऑलवेज हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स सो दैट हम अपने दुश्मन पे एक अनएक्सेप्टेबल डैमेज कैरी आउट करें, या हम जिस भी कंट्री पे अटैक करें वो इस लायक ही ना बचे कि वो हमें वापस से वहाँ से अटैक करें. तो इसका मतलब ये हुआ इंडिया शुड फोकस ऑन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रादर देन फोकसिंग ऑन चेंज इन द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज ना करके हमने जो बात की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की, अगर हम बात करें क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम मेक श्योर करें कि हमारे साथ भिड़ने वाली कंट्री बचे ही ना.
या हमारे साथ भिड़ने वाली कंट्री का इतना डैमेज हो कि उनको उस डर से ही वो हमसे पंगा ही ना ले। समझ रहे हैं? अभी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस में मिनिमम का कोई लिमिट नहीं बताया गया कि कितने कम मिसाइल्स हमारे पास होने चाहिए या कितने ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो बट अब इस क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी या स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे जिनका नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रे एंट्री व्हीकल, MITRV। ठीक है, इनको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रे एंट्री व्हीकल। अब ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रे एंट्री व्हीकल ऐसे टाइप के बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं ऑफ कैरिंग 3 to 10 वॉरहेड्स। इससे इंश्योर होती है सेकेंड स्ट्राइक, क्योंकि हमारे ग्लोब में अभी तक ऐसा कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं बना जो कि इंटरसेप्ट कर पाए 3 से 10 वॉरहेड्स को, 3 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एट ए टाइम। तो इस वजह से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रे एंट्री व्हीकल बन जाती है नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग वॉरहेड। ठीक है, ओके। तो इसके बाद इंडिया, और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इंडिया शुड स्ट्रेंथन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टू इंटरसेप्ट द इनकमिंग मिसाइल्स। अब हमें हमारा जो बैलिस्टिक यानी कि एंटी मिसाइल या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो हमारे पास है उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए टू इंटरसेप्ट द इनकमिंग मिसाइल्स फ्रॉम ए कंट्री जो हम पे न्यूक्लियर अटैक कैरी आउट कर रही है। इंडिया शुड ऑल्सो कम्युनिकेट इट्स ऑप्शंस क्लियरली डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। जब हम हमारे ऑप्शंस क्लियर रखेंगे ना और कम्युनिकेट करेंगे ओपनली पूरे वर्ल्ड को कि भाई हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है और हम अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो हम उन पे वापस अटैक करने वाले हैं, हमें ये कम्युनिकेट करने चाहिए ये सारे ऑप्शंस क्लियरली डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि इस वजह से जो हम पे अटैक करने का सोच रहे होंगे उनको एक चेतावनी मिलेगी कि भाई इंडिया इज़ वेरी मच डिटरमाइंड टू डू दीज थिंग्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो वाई इंडिया शुड स्टिक टू डॉक्ट्रीन, स्टिक टू द प्रेजेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन और वाई नॉट। ठीक है, हमें फर्स्ट यूज़ की तरफ स्विच करना चाहिए या हमें नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे ही स्टिक रहना चाहिए। आप लोगों को इस बात के लिए आर्ग्यूमेंट्स मिल गए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। चलो आगे देखते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हमारे इंडिया में एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस रिगार्डिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है, मिसाइल्स भी है। अब इन न्यूक्लियर वेपन्स का, इन मिसाइल्स का या इस न्यूक्लियर अटैक को कैरी करने का जो कमांड देगा वो कौन देगा? कौन बोलेगा कि फोड़ दो? ठीक है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वही अथॉरिटी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस रिगार्डिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए बनी होती है जिसके अंडर पॉलिटिकल काउंसिल में, जिसके अंडर 2 शाखाएं होती है। वन इज़ पॉलिटिकल काउंसिल, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। पॉलिटिकल काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर बताएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होगा वो बताएगा स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड को, जिसको हेड करते हैं एनी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। और फाइनल डिसीजन लिया जाता है पॉलिटिकल काउंसिल के द्वारा एंड responsibility to execute that final decision of the political council is on the strategic forces command। और strategic forces command को कौन हेड करता है? एयर मार्शल। समझ गए आप? आई होप आप समझ गए होंगे, इतना कुछ रॉकेट साइंस था नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल दैट यू हैड टू नो इन इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो आगे देखते हैं।
आगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको आइडिया मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस लेवल तक आपको रेडी करना है इस टॉपिक में खुद को. To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? आपको ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक में पढ़ाया है पीछे कि यूरेनियम से बेटर थोरियम कैसे है. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है. थोरियम इज़ फार मोर अबंडेंट इन नेचर दैन यूरेनियम. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. ऑन द बेस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम. क्या आपको लग रहा है ये सही है? ये दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि मैंने इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आपको बताया है पीछे. थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम. ये भी बिल्कुल आपने पढ़ा है. सो दैट इज़ हाउ आवर आंसर इज़ डी. अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन जो आपने पीछे पढ़ी है, सो मैं इसको सिर्फ रीड आउट कर रहा हूँ. Thorium, like uranium, can be used to fuel a nuclear chain reaction that can run a power plant and make electricity. बिल्कुल कॉमन सी बात है. Thorium itself will not split and release energy. Rather, it is exposed to neutrons. It will undergo a series of nuclear reactions until it eventually emerges as an isotope of uranium कॉल्ड यूरेनियम 233. आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको खुद भी पहले भी बताया है कि थोरियम के अंदर खुद न्यूक्लियर फिशन नहीं होता, बल्कि पहले थोरियम का कन्वर्जन होता है टू यूरेनियम 233. फिर यूरेनियम 233 में फिशन होके एनर्जी मिलती है. उसके बाद थोरियम इज़ देयरफॉर कॉल्ड फर्टाइल, वायर एज यूरेनियम 233 इज़ कॉल्ड फिसाइल. अब इसमें जिसमें फिशन होगा उसको फिसाइल बोलते हैं, जिसमें फिशन नहीं होगा उसको फर्टाइल बोलते हैं. अब बाकी एडवांटेज थोरियम के यूरेनियम के ऊपर. The thorium uranium fuel cycle does not irradiate uranium 238 and therefore does not produce transuranic यानी कि bigger than uranium atoms like plutonium, americium, curium, etc. These transuranics are the major health concern of long-term nuclear waste. पहली बात कि थोरियम से ज़्यादा जो हमारा वेस्ट निकलता है दैट इज़ नॉट मच हार्मफुल. थोरियम इज़ मोर अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट दैन यूरेनियम. बिल्कुल सही बात. आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका 1 2 3 आंसर क्यों है. तो आगे देखते हैं. इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. If this experiment succeeds, what is the immediate advantage for India? अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर क्या रिएक्टर है. अब इंडिया तो इम्पॉर्टेंट मेंबर है इस इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का. अब अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सीड होता है तो इंडिया के क्या क्या फ़ायदे होंगे. पहली, इट कैन यूज़ थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन. क्या इसका ये फ़ायदा है. दूसरा, इट कैन अटेन ए ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन. क्या इसका ये फ़ायदा है. देखो, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए. इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना, उस साल ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर न्यूज़ में था. उस साल, उससे पहले एक साल न्यूज़ में था. बट इस टॉपिक पे लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछे गए. समझ रहे हैं. इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो एक्सपेरिमेंट है जिसका मेंबर इंडिया है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के क्या फ़ायदे होंगे. पहला, क्या इंडिया फिर थोरियम का ही इस्तेमाल कर सकता है पावर जनरेशन के लिए. क्या इंडिया अटेन करेगा ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन. क्या इंडिया ड्रास्टिकली इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिशन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन. या इंडिया बिल्ड करेगा फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन. क्या लगता है आपको. इसका आंसर डी पार्ट है कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है ये फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर है. इसी वजह से ये फोकस में रहना चाहिए. फ्यूजन इज़ समथिंग फिशन में एक एटम के 2 बन जाते हैं या एक एटम टूट के 2-3 में बट जाता है. फ्यूजन में आप छोटे छोटे 2 एटम्स को मिलाते हो
एक बनाने के लिए, ठीक है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो हमारा वो टॉपिक है नहीं, वो आपने 5th 6th 7 में पढ़ा होगा। तो आगे देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन। द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER is an ambitious energy project where 35 nations are collaborating to build a magnetic fusion device in southern France। पहली बात देखो, इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिमाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं ये रीड आउट कर रहा हूँ, आपको खुद समझ आना चाहिए कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की बात हो रही है। इस बारे में द सेकंड स्टेटमेंट इज इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू prove the feasibility of fusion as a large scale and carbon free source of energy। अगर हम फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल करके, ना कि फिशन का, क्योंकि फिशन में बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो वेस्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और वो वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट जिसका जो होता है, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। फ्यूजन में दो छोटे छोटे एटम्स को आप मिलाते हो और उसमें जो एनर्जी निकलती है, दैट इज़ फ्यूजन रिएक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया गया है टू प्रूव द फिजिबिलिटी, कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूजन रिएक्शन से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी एक हासिल करें, और उससे ज़्यादा जो हमारे एमिशंस है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एज वेस्ट प्रोडक्ट्स होते जो निकलते हैं, गैसेस, डिफरेंट गैसेस, उनको हम कम से कम रख पाएँ विद दिस फिशन या ITER एक्सपेरिमेंट। अब ये ITER is based on the same principle that powers sun and stars. If it becomes successful, it will be the first fusion device to produce net energy। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी आपको मिल जाएगी अगर ये ITER का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब कुल मिला के आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पावर्स सन एंड स्टार्स, यानी कि फ्यूजन पे। ठीक है, इंडिया को ये हेल्प करेगा इसी टू बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। तो इसमें ये पढ़ने से आपको सीधे क्लियर हो जाता है। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़, अब हैवी वाटर का इस्तेमाल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है उसका क्या फंक्शन है? क्या वो स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को? क्या वो इंक्रीज़ करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को? या वो कूल डाउन करता है रिएक्टर को? या वो स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन? क्या लगता है आपको? आपने पढ़ा है, तो इसमें सिंपल आंसर है कि वो स्पीड, वो एज मॉडरेटर इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर का मतलब हुआ न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना। अब हैवी वाटर फॉर विच केमिकल फार्मूला इज़ D2O, आपको मैंने ये सब बता दिया है। Heavy water is basically used as a moderator in nuclear reactors to slow down the neutrons so that they are captured and become effective to bring about the fission reaction। मैंने आपको बता दिया था कि फास्ट न्यूट्रॉन से जो एफिशिएंसी है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, न्यूक्लियर फिशन की, वो कम हो जाती है। और इन केस ऑफ द स्लोअर और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, द possibility and the efficiency of the fission undergoing the nuclear power plant is very high। So that is how we are using we are using these moderators in the nuclear power plants या nuclear reactors। The main reason why heavy water is used as a moderator is because it captures less neutrons than normal water। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज़ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट। आपने पहले पीछे भी देखा, इट इज़ इन सदर्न फ्रांस। क्या ये नॉर्दर्न स्पेन, ईस्टर्न जर्मनी, सदर्न इटाली में है? नहीं, पीछे आपने देखा इट्स सदर्न फ्रांस। तो आंसर इज सिंपल बी। ITER is an international nuclear fusion research and engineering mega project, और इंडिया इसका पार्ट है, which will be India world's largest magnetic confinement plasma physics experiment based in southern France। So that's all we have in nuclear technology। आगे हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इंडियन स्पेस एडवेंचर्स और नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।